हेलो एवरीवन, अंकुर दिस साइड। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 1, जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए मैं आपके साथ शुरू करता हूँ। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ओके। तो शेयर कैसे करते हैं? ओके। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं द द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें इसका फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ये एप्लीकेबल हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था 1 सितंबर 1872 से पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में। और ये लॉ एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है, यानी मैं बोलूँ तो इस लॉ का एक्सटेंट क्या है, तो होल ऑफ द इंडिया, राइट? ओके। अब इंडियन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला डेफिनेशन आता है अपना कॉन्ट्रैक्ट का। किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। भैया कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन आता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज एच में। तो बोलता है क्या डेफिनेशन, कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? तो बोलता है एन agreement which is enforceable by law. An agreement which is enforceable by law. An agreement which is enforceable by law. तो एग्रीमेंट में दो एलिमेंट चाहिए। एग्रीमेंट होने के लिए दो एलिमेंट चाहिए। पहला, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दो एलिमेंट चाहिए, जिसमें सबसे पहला है अग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है? तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि अग्रीमेंट क्या होता है। क्योंकि भैया पहले एग्रीमेंट जान ले, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन को चीर-फाड़ कर ही देंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज ई में। सेक्शन 2 क्लॉज ई में क्या बोलता है कि एवरी प्रॉमिस एंड every set of promise forming the consideration for each other। तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या बोला कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर।
लो, यहाँ फिर से दो टर्म आ गए, नए टर्म आ गए, जिसका मतलब, जिसका मीनिंग अब अपने को जानना होगा एग्रीमेंट के डेफिनेशन को समझने के पहले। तो अपना दो टर्म फिर से कौन सा नया नया आया? पहला प्रॉमिस, दूसरा कंसिडरेशन। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में, यानी बदले में। जैसे से फॉर एग्जांपल, आप दुकान जाते हो, ठीक है, आपने बोला भैया ये एक पेन दे देना 10 रुपए वाली। तो आप 10 रुपया दे रहे हैं किस चीज के बदले में? तो आप वो 10 रुपए दे रहे हैं पेन के बदले में, और दुकान वाला उस 10 रुपए के बदले में क्या दे रहा है? दुकान वाला उस 10 रुपए के बदले में दे रहा है पेन। ऐसा समझो, ये आप हो और ये दुकान वाला है। आपने 10 रुपया है ये, ठीक है, आपने 10 रुपए दिए किसको? दुकान वाले को। दुकान वाले ने आपको पेन दिया, कैंडल नहीं है, पेन है, अज्यूम कर लो पेन है। तो आपने 10 रुपए दिए किस चीज के बदले में? आपने 10 रुपए दिए पेन के बदले में। दुकान वाले ने 10 रुपए के बदले में आपको क्या दिया? तो दुकान वाले ने 10 रुपए के बदले में दिया आपको पेन, ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग रिटर्न, या फिर इसका लैटिन फ्रेज है क्विड प्रो क्यू, जिसका मीनिंग यही होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब हम लोग समझ गए क्या, कि समथिंग इन रिटर्न। एक्चुअली ये आगे जाके ना एक चैप्टर बनेगा, अपना जो सेकंड चैप्टर होगा ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकंड यूनिट या सेकंड चैप्टर बोल लो, वो है कंसिडरेशन, ठीक है। तो वहां पे डिटेल इन डिटेल पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन क्या होता है। अभी बस इतना जान लो कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, या फिर इसका लैटिन फ्रेज होता है क्विड प्रो क्यू। और हम लोग क्या रहे थे? अपना मेन टॉपिक क्या था? अपना मेन टॉपिक था कि हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। तो बोलते हैं एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। जिसमें हम लोगों ने कंसिडरेशन क्या है वो समझ लिया। अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का डेफिनेशन क्या है, अब हम लोग वो पढ़ते हैं। तो प्रॉमिस का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज बी। प्रॉमिस का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज बी। सेक्शन 2 क्लॉज बी। तो डेफिनेशन क्या बोलता है प्रॉमिस का? व्हेन द पर्सन टू whom proposal is made, when the person to whom proposal is made signifies his signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal is said to be accepted. Proposal, when accepted, become a promise. Proposal, when accepted, become a promise. तो अब देखो बोल क्या रहा है। प्रॉमिस का डेफिनेशन बोलता है when the person to whom proposal is made, when the person to whom the proposal is made, इसका मतलब भैया मैंने किसी इंसान को ऑफर दिया या प्रपोजल दिया, किसी इंसान को मैंने ऑफर दिया या प्रपोजल दिया,
ठीक है, और उस इंसान ने मेरे दिए हुए प्रपोजल को या मेरे दिए हुए ऑफर को, ऑफर के ऊपर उसने क्या कर दिया, अपना असेंट दे दिया, या उसने, या फिर बोल सकते हैं कि उसने मेरे प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। देखो, मैंने तुम्हें बोला मैंने तुम्हें बोला ए ने बोला बी को, ए ने बोला क्या, बी को, कि क्या तुम मेरी कार परचेज करोगे 50,000 रुपए में? क्या तुम मेरी कार परचेज करोगे 50,000 रुपए में? ये क्या था, ऑफर। क्या तुम मेरी कार परचेज करोगे 50,000 रुपए में? अगर बी इस ऑफर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट, यानी अगर बी बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारा कार 50,000 रुपए में परचेज करूंगा, तो ये क्या हुआ, ऑफर को के ऊपर एक्सेप्टेंस देना, ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस देना या ऑफर के लिए असेंट देना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी टर्म को क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोला, डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलता है, व्हेन द पर्सन टू whom offer a proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। भैया, मैंने, यानी ए ने बोला बी को कि क्या तुम मेरी कार 50,000 में परचेज करोगे, बी ने बोला हाँ मैं तुम्हारी कार 50,000 में परचेज करूंगा, ठीक है, तो माना जाएगा प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया, माना जाएगा प्रपोजल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और इसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। इसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। इसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को ही क्या बोलते हैं, इसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को बोलते हैं बिकम अ प्रॉमिस। इसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। तो देखिए, अपन ने स्टार्ट कहां से किया था, अपन ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन से। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एस में है। तो डेफिनेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो उसमें दो टर्म है, एक अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट और दूसरा इनफोर्सेबिलिटी। तो हमने सबसे पहले समझने की कोशिश की कि अग्रीमेंट क्या होता है। तो अग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज ई में, बोलता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक, तो अब इसमें फिर से दो टर्म आए हमारे पास, एक प्रॉमिस और दूसरा कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब मैंने सबसे पहले समझाया था कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और उसका लैटिन फ्रेज है, लैटिन में इसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यू, जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर और मैं इजी तरीके से बताऊं तो बदले में, राइट। उसके बाद फिर हमने प्रॉमिस का डेफिनेशन पढ़ा। प्रॉमिस का डेफिनेशन दिया हुआ सेक्शन 2 क्लॉज बी में, बोलता है व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। यानी कि किसी इंसान के लिए एक ऑफर बना और उस इंसान ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर मैं बोलूं उस इंसान ने उस ऑफर के ऊपर अपना असेंट दे दिया। तो जब प्रपोजल के ऊपर असेंट दे दिया जाता है, यानी प्रपोजल के लिए जब हामी भर दी जाती है, तो उसको बोलते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और इसी एक्सेप्टेड प्रपोजल को क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। ठीक है, तो अपना प्रॉमिस का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। अब क्या हम लोग ऊपर चले, अरे अपना एग्रीमेंट का डेफिनेशन बाकी था, अपना एग्रीमेंट का डेफिनेशन बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एग्रीमेंट का डेफिनेशन। तो एग्रीमेंट के डेफिनेशन में क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि प्रपोजल, मैंने, ए ने, ऐसे समझो, ए ने बी को प्रपोजल दिया होगा या ऑफर दिया होगा और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो ये क्या हो गया होगा, प्रॉमिस। तो हर एक प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी ऐसा प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है,
ऐसा प्रॉमिस जिसमें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। उसको क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट का डेफिनेशन हम लोग, मैंने बोला था एग्रीमेंट का डेफिनेशन में पढ़ाने, एग्रीमेंट का डेफिनेशन पहले पढ़ाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन को होल्ड करते हुए। तो अब जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या बोलता है। एवरी एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट का डेफिनेशन अपना हो गया कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्म द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। यानी मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए कंसीडरेशन, तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए कंसीडरेशन, सॉरी, मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए कंसीडरेशन, तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए कंसीडरेशन। यानी तुम मुझे पेन दे रहे हो, तुम मुझे पेन दे रहे हो, तो इस पेन के बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तो उस पैसे के बदले में मैं तुमसे पेन लूंगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। बोलते हैं एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी वैसा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल है, यानी जिसमें क्या अराइज हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है या लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रहा है, वैसे एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? वैसे एग्रीमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वैसे एग्रीमेंट को बोलते हैं क्या? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एक चीज और, अग्रीमेंट में, अग्रीमेंट का कुछ कंडीशन होता है, एग्रीमेंट का कुछ कंडीशन होता है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कंडीशन, एग्रीमेंट का कुछ कंडीशन होता है, उसमें सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट, एग्रीमेंट होने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, अरे क्या तुम अपने आप से एग्रीमेंट करोगे? या एग्रीमेंट करने के लिए कोई और इंसान चाहिए? यानी कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए उस अग्रीमेंट में। एक बात बताओ, तुम शीशा के सामने जाके बोल रहे हो खुद को, कल से पढ़ेंगे, आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट, दिस इज नॉट एन अग्रीमेंट। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कितने जन है, कितने लोग हैं? एक। और एग्रीमेंट होने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। क्लियर है? और दूसरा, कंसेंसस। और दूसरा, चलो बोलो, कन, कहाँ गया? कन, कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए। कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए। ये क्या बोलते रहते हैं आप? पहले बोलते क्विड प्रो क्यू, फिर बोलते कंसेंसस एड ईडम। अब ये क्या होता है? यानी मीटिंग ऑफ माइंड, यानी मीटिंग ऑफ माइंड, यानी ये जो 2 लोग एक दूसरे से अग्रीमेंट कर रहे हैं, वो एक ही चीज के लिए अग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपना, सुनो, मैं अपना ये पेन बेचना चाहता हूँ 10 रुपए में, क्या तुम खरीदोगे? तो तुम उधर से ये मत बोलना कि नहीं भैया मैं आपका पेन तो नहीं खरीदूंगा, मैं आपका ये ईयरबड लूंगा 100 रुपए में, आप बेचोगे? तो गधे हो क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि मीटिंग ऑफ माइंड, मैंने बोला कि मैं अपना पेन बेचना चाहता हूँ 10 रुपए में, क्या तुम परचेज करोगे? तो तुमको भी एक्सेप्टेंस किस चीज के लिए देना चाहिए? तुमको एसेंट किस चीज के ऊपर देना चाहिए? इस पेन के ऊपर ना। तो मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है। हाँ भैया, मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी है। ठीक है? हाँ सर ठीक है। तो एग्रीमेंट का कंडीशन क्या हुआ कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए और कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए। राइट?